Hello, aspirants. This is Yash, and welcome back to SSCT Point. So, what we have to do in today's session, we have to learn about DARE. Why? Because in the last session, we started marginal modal verbs. I hope you remember, and we did the first modal verb, that is marginal one, in that session. है ना? So, we completed need in the last session. So, we have to continue the same in today's session, and today is the turn of DARE. है ना? आपने DARE के बारे में सुना होगा. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेयर की स्लाइड आ जाएगी अब. ओके. सो डेयर आपने पहले सुना होगा, जरूर सुना होगा डेयर, है ना. और इस सेंस में जरूर सुना होगा, लाइक व्हेन अ गर्ल सेज कि भाई हाउ डेयर यू, सुना होगा, किसी लड़की के मुंह से सुना होगा. तो डेयर बहुत कॉमन है. ठीक है. कम यूज होता है ग्रामर में, एंड वाइल स्पीकिंग स्पीकिंग में वो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटेरोगेशन फॉर्म में यूज होता है ना. जैसे हाउ डेयर यू, हाउ डेयर शी, इस तरीके से. ठीक है. तो डेयर को हम पढ़ेंगे बोथ एज अ मॉडल वर्ब एंड एज अ प्रिंसिपल वर्ब. व्हाई? बिकॉज इट इज अ मार्जिनल मॉडल वर्ब, है ना. चलिए डेयर की अब डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डेयर का. अच्छा, आपको पता तो है ही ये डेयर क्या होता है. मार्जिनल मॉडल वर्ब होता है. मार्जिनल मॉडल वर्ब क्या होता है? जो दोनों फुल वर्ब की तरह एक्ट करेगा, यानी कि मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब, और मॉडल वर्ब की तरह एक्ट करेगा, यानी कि बोथ रूल्स वुड बी अप्लाइड इन ऑन दीज वर्ब्स, है ना. नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, मैंने आपको बताया था ये तीनों मार्जिनल मॉडल वर्ब्स होती है. नीड बी कंप्लेंटेड. नाउ हम डेयर के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लर्निंग डेयर एज अ प्रिंसिपल वर्ब, कि बस जब ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करती है ना. प्रिंसिपल वर्ब की तरह जब ये काम करती है. प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करने का मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर अकेली आएगी, है ना. या अगर आ रही है तो किसी दूसरी वर्ब के साथ आएगी, वो एक हेल्पिंग वर्ब होगी, है ना. मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस के अंदर दो वर्ब होती है, ठीक है, तो सपोज करो अगर ये प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, तो ये जरूर हेल्पिंग वर्ब होगी. क्यों? क्योंकि इसका काम ही है इसको हेल्प करना, है ना. तो अब ये जब सेंटेंस के अंदर कोई अकेली वर्ब होती है, तो उसे प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है. तो वो कैसे काम करेगी? डेयर, है ना. एज अ प्रिंसिपल वर्ब मीनिंग टू बी टू चैलेंज. ठीक है. डेयर का मतलब क्या होता है? टू चैलेंज. ठीक है. या टू डिफाई. टू डिफाई का मतलब होता है टू रिफ्यूज समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए मना कर देना. ठीक है. या अनादर करना. टू वेंचर का मतलब वही होता है जोखिम उठाना. ठीक है. तो डेयर जब प्रिंसिपल वर्ब का काम करती है, तो इन तीनों तरीके से उसके मीनिंग बन जाते हैं डेयर के. ठीक है. और देख लेते हैं इसके बारे में. इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस. ठीक है. ये प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में यूज होता है, कभी भी फ्यूचर में यूज नहीं होता, बिकॉज रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है डेयर को फ्यूचर टेंस में यूज करने की. मतलब इसकी जो एग्जिस्टेंस है फॉर्म्स की, वो केवल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस के लिए है. ठीक है. प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस के लिए है. उसके बाद है इट हैज वन इन्फ्लेक्टेड फॉर्म व्हेन यूज्ड विद थर्ड पर्सन. वही है, सिंपल सी बात है. इन्फ्लेक्टेड फॉर्म क्या है इसे भूल जाओ. बस आपको पता है जो डेयर है जब ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करेगा, और आपको पता है जो प्रिंसिपल वर्ब्स होती है वो सब्जेक्ट पे निर्भर होती है ना. सब्जेक्ट का पर्सन और सब्जेक्ट का नंबर अफेक्ट करता है किसको? किसी भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल वर्ब को, या मेन वर्ब को, या फुल वर्ब को. आपको पता है इस बात का. तो डेयर को भी इफेक्ट करेगा क्या? डेयर को इफेक्ट करेगा थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है? ही शी इट. ठीक है. जब भी थर्ड पर्सन आएगा, ही शी इट आएगा, ठीक है, तो डेयर का क्या हो जाएगा? डेयर्स हो जाएगा. बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं है, बाकी डेयर ही यूज होगा. बस ये लिखा हुआ है. और ये जो है, इसके साथ प्रीपोजिशन टू भी आ सकता है, इन्फिनिटिव आ सकता है, यानी कि डेयर के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आएगी तो वो टू के साथ आ सकती है. ठीक है. उसके बाद है डेयर इज यूज्ड विद डू डज डिड. जैसे मैंने आपको बताया था, नीड भी डू डज डिड के साथ यूज होता है ना. जब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी कि नॉट जब लगा रहे हो तो डू डज डिड के साथ डेयर का यूज कर सकते हो. जैसे हमने डू डज डिड के साथ नीड का यूज करा था. जैसे आई डू नॉट नीड टू टॉक टू यू, तो वहां पे डू आ गया नेगेटिव सेंटेंस में, और नीड भी आ गया एज अ प्रिंसिपल वर्ब. तो सेम वुड बी हैपनिंग विद डेयर. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग इट. अगर अब तक भी समझ में नहीं आया, तो अब क्या करेंगे? हम एग्जांपल्स करेंगे, है ना. चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जाम्पल्स में क्या कहता है? एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल कह रहा है ही डेयर्स टू मेस विद मी. अब यहाँ पे डेयर्स है, क्या है ये एक तरह का प्रिंसिपल वर्ब है. ठीक है. और ये क्या है? इससे कंफ्यूज मत होना, ये है एक इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसे इन्फिनेटिव बोला जाता है. यानी कि डेयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ सकता है व्हेन इट एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल वर्ब. तो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब है. इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है ना. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहा है. ही डेयर्स टू मेस विद मी, इसका मतलब क्या हो गया? कि उसके अंदर ताकत है, जोखिम उठाने की क्षमता है. ठीक है. और वो चैलेंज करता है मेरे को पंगे लेने में, है ना. तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है. तो डेयर का मतलब क्या होता है? टू चैलेंज, जोखिम उठाना, या किसी को कुछ करने किसी को अनादर करना, डेयर का मतलब होता है. सेकंड देख लेते हैं डेयर पास्ट में कैसे यूज होगा. डेयर तो डेयर ही रहता है ना. डेयर डेयर ही रहता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो. डेयर की बस एक इन्फ्लेक्टेड फॉर्म है जिसमें एस आ जाता है जब इसके सामने कोई थर्ड पर्सन हो.
ठीक है, डेयर डेयर ही रहता है, डेयर की पास्ट फॉर्म होती ही नहीं है। जैसे नीड की पास्ट फॉर्म क्या होती है, नीडेड, ठीक है, लेकिन डेयर की पास्ट फॉर्म होती नहीं है, तो डेयर को पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो पुरानी इंग्लिश में जो एंशिएंट इंग्लिश थी वहां पे डियर का पास्ट फॉर्म था, बट दैट डजंट एग्जिस्ट राइट नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट। और वो जो था मेरे को पता है, बट यूज नहीं होता, डस्ट बोलते थे। ठीक है, डियर का पास्ट फॉर्म डस्ट होता था। क्या होता है, डस्ट। अच्छा, ये वो वाला डस्ट नहीं है, ठीक है, ये डस्ट नहीं है, ठीक है, ये वाला, ये डियर का पास्ट फॉर्म होता था, बट ये जो है छोड़े हुए कितना टाइम हो गया, ठीक है, कोई भी यूज नहीं करता। ठीक है, फिर मैंने एक बार देखा था, इसको पढ़ा था, बट ये इट इज नॉट यूज्ड। तो गलती से भी इसे यूज मत कर लेना, और देखना तो बहुत दूर की बात है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये वर्ड। ठीक है, तो डियर को अगर पास्ट में कन्वर्ट करना है तो डिड लगा दो, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दो। ठीक है, आई डिड नॉट डेयर टू कॉल हिम एन इडियट। ठीक है, मेरे अंदर उतना जोखिम नहीं, मतलब ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं क्या कर सकूं, उसको इडियट बुला सकूं। यानी कि पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट की, मतलब कैसे बोलोगे कि भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको, या मैं इतना चैलेंज नहीं उठा सकता था, इतना जोखिम नहीं उठा सकता था कि मैं उसको इडियट बोल सकूं, यानी कि पास्ट में। उसके बाद है थर्ड, फ्रेड डेयर्ड टू रेज वॉइस। अच्छा, डेयर्ड भी होती है, बट ये भी आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्चुअली में जो डेयर की पास्ट फॉर्म होती है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कभी कभार आप देख लोगे डेयर्ड, लेकिन ये वाली तो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, एक्चुअली में डी नहीं लगता था डेयर के साथ पास्ट फॉर्म में। ठीक है, लेटर डी नहीं लगता था, डस्ट बोला जाता था, पर वो उसे जमाना हो गया है। ठीक है, पीपल हैव फॉरगॉट दैट डियर फॉर्म, है ना। अब डियर्ड आप यूज कर सकते हो पास्ट में। ठीक है, वैसे एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी आप यूज कर सकते हो डियर्ड। ठीक है, फ्रेड डेयर्ड टू रेज वॉइस अगेंस्ट इलीगल एक्ट्स गोइंग ऑन इन हिज सोसाइटी। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रेड ने जोखिम उठाया, किस चीज के लिए उठाया, क्यों, क्योंकि पास्ट में हो रहा है। ठीक है, तो डेयर के साथ डी लगा दिया, पास्ट में कन्वर्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। तो फ्रेड ने हिम्मत, जोखिम उठाई, टू रेज वॉइस, अपनी आवाज उठाई। ठीक है, आवाज उठाई, किसके खिलाफ, इलीगल एक्ट जो हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उसके खिलाफ फ्रेड ने क्या करा, जोखिम उठाया, पास्ट में हो गया। तो डेयर का सेकंड फॉर्म डेयर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी डेयर्ड ही होता है। ठीक है, जब ये मॉडल वर्ब बन जाएगी तो डेयर का कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं होता, मेरा कहने का मतलब वो था। लेकिन पहले डेयर्ड नहीं होता था, पहले जब डेयर को पास्ट फॉर्म में यूज करते थे तो डस्ट होता था, ये मैं समझाना चाह रहा था, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। तो आप डेयर्ड कर सकते हो जब आप फुल वर्ब की तरह यूज करो, किसको, डेयर को। फोर्थ देख लेते हैं, यू डू नॉट डेयर टू आर्ग्यू विद मी। तुम मेरे से बहस करना या आर्ग्यू करने में का जोखिम नहीं उठा सकते हो, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, यानी कि डेयर को आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेयर के बाद आप लगा सकते हो। ठीक है, तुम जोखिम नहीं उठा सकते हो, या तुम्हारे तुम इतना चैलेंजिंग नहीं हो कि तुम उसे बहस कर सको, तो नेगेटिव में यूज हो गया डू नॉट का यूज करके, है ना। यानी कि जब डेयर किसमें कैसे यूज हो रहा है, मेन वर्ब या फुल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो डेयर का इंटेरोगेटिव या नेगेटिव डू डज डिड करके बनेगा। ठीक है, फिफ्थ है लास्ट, डज माइकल डेयर टू फेस मी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या इतनी हिम्मत रखता है, क्या इतना जोखिम उठा सकता है, कौन, माइकल, है ना। तो क्या माइकल में इतनी हिम्मत है कि मेरे को फेस कर सके, तो ये हो गया क्वेश्चन फॉर्म डेयर का यूज करके। आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग। आगे बढ़ जाते हैं। एज आ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब मतलब मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा, कैन कुड मे माइट की तरह। जब डेयर मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा तो उसके रूल्स वही होंगे, दोज आर अप्लाइड ऑन ऑल दी मॉडल वर्ब्स। कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंग टू बी। अच्छा, जब डेयर मॉडल वर्ब की तरह काम करता है ना, जब डेयर मॉडल वर्ब की तरह काम करता है तो उसका मतलब होता है टू बी करेजियस। करेजियस का मतलब क्या हो गया, टू बी हिम्मती, है ना, हिम्मती एनफ, ब्रेव एनफ टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने की हिम्मत रखना, जब होता है जब डेयर मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डेयर जब फुल वर्ब की तरह काम करता है तो वहां पे उसका मतलब होता है जोखिम उठाना, और जब डेयर मॉडल वर्ब की तरह काम करता है तो वहां पे उसका मतलब होता है टू डू समथिंग ब्रेवली, मतलब कुछ करने की हिम्मत रखना। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, बट हल्का सा डिफरेंस है, याद रख सकते हो। और देखो यहाँ पे लिखा भी है कि भाई ये डिफरेंट होता है प्रिंसिपल वर्ब फॉर्म से। ठीक, कैसे होता है, वी विल बी सीइंग इट। डेयर व्हेन यूज्ड एज अ मॉडल डज नॉट हैव इन्फ्लेक्टिव फॉर्म इन द थर्ड पर्सन। मतलब आपको पता है कि जितनी मॉडल वर्ब होती है उनके सभी पर्सन के साथ यूज हो जाता है। ठीक है, अगर कैन है तो कैन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी पर्सन के साथ यूज होगा, कैन में चेंज नहीं होता, ऐसे डेयर के साथ है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है तो पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद है डेरेंट, क्या हो गया, इसका नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जैसे वांट चैंट, डेरेंट।
उसके बाद है दिस वर्ब इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये जो डेयर है मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होगा, बट ऐसा नहीं है, आप पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हो। और अब जब डेयर यूज होगा एज अ मॉडल वर्ब, तो वहां पे टू नहीं लगेगा, यानी कि डेयर के बाद अगर डेयर मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है तो वहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आई नो समझ तो आ ही रहा है आप लोगों को। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, तीन एग्जांपल्स अपने सामने, एंड तीन एग्जांपल्स वुड बी adequate enough to make you understand। पहला, टॉम डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, डेयर नॉट स्पीक क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डेयर क्या है, मॉडल वर्ब है। अब यहाँ पे डू डज डिड का यूज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई टॉम टॉम हिम्मत नहीं रखता है मेरे खिलाफ बोलने की, ठीक है। जैसे मी नॉट होता है मॉडल वर्ब, शुड नॉट होता है, ऐसे डेयर नॉट हो गया, ठीक है, व्हेन एक्टिंग एज अ मॉडल वर्ब। नेक्स्ट, डेयर यू से सो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या तुम्हारे में हिम्मत है ऐसा बोलने की, तो क्वेश्चन फॉर्म में भी ऐसे यूज होगा, ठीक है। तो डेयर आ गया, उसके बाद एक कोई वर्ब आ गई, टू नहीं आएगी। मैं यानी कि डेयर अगर मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी उससे पहले टू नहीं आ सकता, ठीक है। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था, डेयर यू टू से सो, नहीं, क्यों, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद ऐसे इंफिनिटिव नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर ये कैसे काम कर रहा होगा, फुल वर्ब प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम कर रहा होगा, तो तुम लगा सकते हो टू डेयर के बाद। जैसे डज ही डेयर टू टॉक टू मी, क्या उसमें जोखिम उठाने, मेरे से बात करने का जोखिम उठा सकता है, मतलब क्या वो मेरे से बात करने का जोखिम उठा सकता है ना, सही बोला ना मैंने, इस तरीके से। चलिए थर्ड, आई डेयर, हाँ मैंने सही बोला, क्वेश्चन फॉर्म में था ना वो, डज ही डेयर, हाँ ठीक है, उठा सकता, ठीक है, ओके। उसके बाद है थर्ड, डज सॉरी आई डेयर एज दिस एग्जाम इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब मेरे में हिम्मत है कि भाई इस एग्जाम को एस कर लूं, एस कर लूं मतलब इस पे सफलता हासिल कर लूं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो अफर्मेटिव में भी आप डेयर एक्टिंग एज अ मॉडल वर्ब यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ जाते हैं। आई होप इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट थे आपको समझने के लिए। अब ये क्या कहता है, इसके लिए मैं ब्लैक कलर यूज करना चाहूंगा, हाँ ब्लैक ही तो यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। व्हाइट यूज कर लेता हूँ बिकॉज बहुत देर से मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ, तो व्हाइट वुड बी गुड। चलिए, when dear is used in interrogative sentences beginning with how, ठीक है। तो ये वो वाला आ गया डेयर, ठीक है। वो यूज आ गया डेयर का जो आप हमेशा अक्सर सुनते आते रहे होगे फ्रॉम दी गर्ल्स, गर्ल्स बोलती है ना, हाउ डेयर यू यू टॉक टू मी, हाउ डेयर यू लुक एट मी, है ना, इस तरीके से। तो डेयर जब किसकी तरह एक्ट करेगा, मॉडल वर्ब की तरह एक्ट करेगा, या मॉडल वर्ब की तरह एक्ट नहीं भी करेगा क्योंकि उसके बाद टू आ जाएगा, तो फुल वर्ब की तरह काम करेगा डेयर। तो वहां पे आप क्वेश्चन फॉर्म में यूज कर सकते हो केवल और केवल हाउ के साथ, यानी कि हाउ के साथ डेयर आता है, हाउ के साथ डियर आता है, और वहां पे उसका मतलब क्या होता है, शॉक, एक तरह की शॉक लगता है कि हाउ डियर यू टॉक टू मी, है ना, मतलब इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुमकी, मेरे से बात कर ली तुमने। आई होप यू गॉट इट। अब यहाँ पे डेयर क्या है, यहाँ पे डेयर क्या है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे डेयर क्या है, एज अ मॉडल वर्ब ही है, यहाँ पे डेयर क्या है, एज अ मॉडल वर्ब ही है। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, ठीक है, वही हो गया कि भाई तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की, तो वहां पे हिम्मत ही शो होता है और हल्का सा शॉक वाली फीलिंग आ जाती है, इंजेक्शन जो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, इंटरजेक्शन के थ्रू जो हम समझाते हैं, तो वहाँ पे वही वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि जो इंटरजेक्शंस होती हैं उसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो हाउ और व्हाट से बनते हैं। तो हाउ का यूज डेयर के साथ होता है टू शो द शॉक, टू एक्सप्रेस शॉक, ठीक है। और वहां पे वो जो डेयर होता है मॉडल वर्ब की तरह एक्ट करता है, और वहां पे उसका मतलब होता है हिम्मत, ठीक है, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझसे बात करने की, इस तरीके से। नेक्स्ट, हाउ डेयर शी चेक माई फेसबुक अकाउंट, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई उसमें हिम्मत कैसे हुई मेरा फेसबुक अकाउंट चेक करने की। तो यानी कि जब डेयर हाउ के साथ यूज होगा तो वो मॉडल वर्ब की तरह एक्ट करेगा, फुल वर्ब की तरह एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि फुल वर्ब की तरह एक्ट करेगा तो वहां पे टू आ सकता है, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ टू नहीं आएगा। इतना कंफ्यूज मत हो, बस ये ध्यान रखो, ठीक है, कि भाई डेयर कैसे यूज होता है कैसे नहीं यूज होता, मतलब एज अ मॉडल एज अ फुल वर्ब, बस ये ध्यान रखो। अगर मॉडल वर्ब की तरह एक्ट करवाओगे डेयर को तो वहां पे उसके एग्जैक्टली बाद टू नहीं आएगा, बाद में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो हाउ के साथ डेयर को। आगे बढ़ जाते हैं। डेयर विद प्रोनाउंस, डेयर जो प्रोनाउंस के साथ यूज होता है तो उसका हल्का सा स्लाइटली डिफरेंट यूज हो जाता है, क्या, तब डेयर जैसे थर्ड पर्सन के साथ एस लग जाता है डेयर में, प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब डेयर, यहाँ पे ब्लैक कलर मेरे को चूज करने दो पहले, जब डेयर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ यूज होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ यूज होता है डेयर, तो वहां पे उसको आप यूज कर सकते हो इन्फिनेटिव विद टू या इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि उसके बाद डेयर के बाद आप अगर
मतलब डेयर से पहले अगर आप प्रोनाउन का यूज करते हो जो कि इंडेफिनिट होते हैं, तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसके साथ टू लगा लो या मत लगाओ। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि डेयर हमेशा थर्ड पर्सन होगा, तो उसके साथ डेयर का डेयर्स हो जाएगा। और आपको पता है ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, इनके पहले ये क्या होते हैं, सिंगुलरली एक्ट करते हैं। ठीक है। और इनके बाद जो भी वर्ब आती है उसके बाद भी एस ई एस या आई ई एस लगाना जरूरी होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी गलत नहीं है, तो मैं बोलूंगा नोबडी इज या आर गिल्टी। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा इज, आर नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि नोबडी क्या है, एक तरीके से सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यानी कि कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो सिंगुलरली एक्ट करते हैं, तो उसके बाद भी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर ही होती है, प्लूरल नहीं होती है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि डेयर से पहले अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आ जाए, है ना, तो डेयर का डेयर्स हो जाता है, तो वर्ब क्या हो जाती है, एस लगा देते हैं, है ना। लेकिन इस केस में नहीं होता है। यानी कि डेयर अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ यूज होगा, तो उस केस में डेयर का डेयर्स नहीं करना है, डेयर का डेयर ही रहने देना है। मेरा कहने का मतलब ये है। जैसे आपको पता है नोबडी के बाद, नोबडी क्या है, एक तरह का सिंगुलरली एक्ट करने वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी, सपोज करो डेयर नहीं है, सपोज करो यहाँ पे डेयर नहीं है, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ वांट बोल देता हूँ, तो वांट का वांट्स हो जाएगा। आपको पता है वांट का वांट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है इसकी इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो यहाँ पे इसके वर्ब भी सिंगुलर आएगी बाद में, है ना, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन डेयर के केस में ऐसा नहीं होता, डेयर का डेयर्स नहीं होता है। इस बस इसको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया आपको कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में डेयर का डेयर ही रहेगा, डेयर्स मत करना। ठीक है। नोबडी डेयर टू स्पीक अ वर्ड। ठीक है। किसी में हिम्मत नहीं थी, किसी में जोखिम नहीं था कि भाई वो एक वर्ड भी या एक शब्द भी बोल सके, है ना। तो ये भी सही है। या विदाउट टू लिख लो, जैसे नोबडी डेयर स्पीक अ वर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे ये फुल वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया है। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब में टू नहीं आ सकता वर्ब से पहले। ठीक है। तो ये यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। ओह! लंबा-लंबा बोल गया मैं बहुत, है ना? नोबडी डेयर स्पीक अ वर्ड, वही मतलब हो गया है कि भई किसी में हिम्मत नहीं है मुझसे, नहीं, मुझसे तो यहाँ पे नहीं लिखा, किसी में हिम्मत नहीं है एक शब्द भी बोलने की। उसके बाद है एनीबॉडी डेयर टू टेक अ रिस्क। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? किसी में भी जोखिम उठाने की, ठीक है? मतलब हिम्मत है, इस तरीके से। एनीबॉडी कोई भी कर सकता है ये काम। इसका मतलब ये हो गया। एनीबॉडी का मतलब क्या हो गया? कोई भी। तो कोई भी हिम्मत रख सकता है या जोखिम उठा उठा सकता है कोई भी रिस्क लेने के लिए। इसका मतलब ये हो गया है। ठीक है? अब यहाँ पे छोटा-सा ट्रिविया क्या है अपने लिए डेयर डेयर के बारे में। डेयर इज़ यूज्ड एज़ अ प्रिंसिपल वर्ब मोर देन एज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब डेयर जो है ज़्यादातर प्रिंसिपल वर्ब की तरह एक्ट करता है, यानी कि फुल वर्ब की तरह एक्ट करता है। ठीक है? ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी एक्ट करता है, लेकिन कम। किसमें? मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। ठीक है? स्पेशली नेगेटिव सेंटेंसेस में। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब देखो सिंपल सा ये हो गया, ये जो पूरा लिखा हुआ है कि अगर मैं डेयर का यूज़ करता हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो उस केस में ज़्यादातर लोग मॉडर्न इंग्लिश में ही, स्पीकिंग में ही डेयर को फुल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, ना कि मॉडल वर्ब की तरह। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी सेइंग लाइक दिस कि भाई मैं ये काम करने से नहीं डरता हूँ, ठीक है? या मैं जोखिम रखता हूँ, ठीक है? या जोखिम नहीं रखता हूँ। अच्छा नेगेटिव बनाना ना मेरे को, मैं जोखिम नहीं रखता हूँ ये काम करने से। तो मैं क्या बोलूँगा या मॉडर्न इंग्लिश में लोग ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे बोलना आई डू नॉट डेयर टू डू दिस वर्क। ठीक है? इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आई डेयर नॉट डू दिस वर्क, ऐसे ही बोल सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ में जो मैंने पहले बोला है आई डू नॉट डेयर, मैं जोखिम नहीं रखता हूँ इस काम को करने का, ठीक है? वो ज़्यादा बोलना चाहेंगे आई डू नॉट डेयर टू डू दिस वर्क। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में डेयर स्पेशली, ठीक है, यूज़ होता है एज़ अ प्रिंसिपल वर्ब, ना कि मॉडल वर्ब की तरह। ठीक है, बस यही बोलना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, इतनी सी बात है। एंड विद दिस अवर डेयर सेशन वुड बी कंप्लीटेड। ठीक है? हमारा डेयर का चैप्टर जो है, सेशन जो है आज कंप्लीट हो गया है। तो मार्जिनल मॉडल वर्ब में नीड कर लिया है, डेयर कर लिया है, अब रहता है एक जो कि है यूज्ड टू। ठीक है? और यूज्ड टू भी हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में सीधा विद मार्जिनल मॉडल वर्ब दैट इज यूज्ड टू। बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।